नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य सीरीज़ में आपका स्वागत है। इसमें मैं आपको सेमेस्टर 1 की जो हिंदी कविता का पेपर लगा हुआ है डीयू के सिलेबस में, वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। विद्यापति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके समक्ष डिस्कस करूँगी। ये सारे पीवाईक्यूज़ हैं, यानी कि ये हमेशा पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा आपके एग्ज़ाम में आता है, तो आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा। बाकी आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए। तो सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है वो है गीति काव्य परंपरा में विद्यापति का स्थान। तो इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। गीति काव्य परंपरा में ये प्रश्न पूछा जाता रहा है पिछले कई वर्षों तक। आप अगर पीवाईक्यूज उठा के देखेंगे तो इसका उत्तर कुछ इस तरह से आपको लिखना होगा कि मैथिल कोकिल नाम से प्रसिद्ध विद्यापति जी हिंदी साहित्य के सूफी काव्य धारा के कवि हैं। ये मिथिला के राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति ने संस्कृत, मैथिली और अपभ्रंश भाषाओं में काव्य रचना की, लेकिन हिंदी में विद्यापति की प्रसिद्धि का कारण उनकी पदावली है, जिसे विद्यापति पदावली भी कहा जाता है, जिसमें बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के भिन्न-भिन्न अवसरों पर लोक भाषा में लिखे गए उनके पदों एवं गीतों का संकलन किया गया है। ये गीत तत्कालीन हिंदी भाषा के श्रृंगार हैं। तो सबसे पहले आपको जिस भी कवि के बारे में पूछा जा रहा है उसका थोड़ा-सा परिचय देना है। उसके बाद आपको अपना उत्तर जो है वो आगे का लिखना आरंभ करना है। यानी प्रस्तावना टाइप का थोड़ा-सा रहेगा, फिर जो उसका प्रश्न में पूछा गया है वो आपको लिखना है। एंड एंड में आपको जो है निष्कर्ष तौर पे लिख देना है कि निष्कर्ष तौर पे हम ये कह सकते हैं कि विद्यापति जी इन कारणों से गीति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है? विद्यापति ने हिंदी में जिस गीति काव्य धारा को प्रभावित किया, वह भारत की एक सुधारघ गीति परंपरा से संबंध रखती है। गीति काव्य की यह परंपरा वैदिक युगों से ही विकसित हुई है। वैदिक युगों का सामवेद, जो हमारे 4 वेद हैं, उनमें से अंतिम जो वेद है सामवेद, इस गीति काव्य का मूल स्रोत है, जिसमें योग्यता, मधुरता, धारावाहिता आदि संगीत के सभी गुण विद्यमान हैं। सामवेद की संगीतमयी ऋचाओं के उपरांत बौद्धों की थेरी गाथाओं में गीति काव्य की झांकी मिल जाती है, परंतु उसके बाद जिस लौकिक संस्कृत के काव्य का विकास मिलता है, उसमें यह गीति काव्य धारा अत्यधिक विकसित दिखाई देती है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है, आपने देखा होगा थेरी गाथाओं। बौद्ध धर्म में एक प्रचलित शाखा है थेरवाद। उन्हीं की जो गाथाएं आदि हुआ करती थी, उनके द्वारा लिखित ग्रंथ आदि उन्हें थेरी गाथाएं कहा जाता था। हिंदी साहित्य के वीर गाथा काल में वीर गीतों अथवा वीर गाथाओं की प्रधानता रही है। इस काल के चारण कवि स्थान स्थान पर घूम घूम कर एवं मस्ती में झूम झूम कर आलाह ऊदल जैसे वीरों के गीत गाया करते थे। तथापि विद्यापति ने गीति काव्य की प्राचीन परंपरा को स्थायित्व प्रदान करने के लिए गीत गोविंद के आधार पर, गीत गोविंद जयदेव द्वारा रचित है, तो इस रचना के आधार पर हिंदी की तत्कालीन लोक भाषा मैथिली में अपने ऐसे मधुर गीतों की रचना की, जिसमें वीर गाथा संबंधी गीतों का ढांचा बदलकर जयदेव की गीत लहरी के स्वरों से सुसज्जित किया गया, तथा जिनमें जिनमें लौकिक प्रेम के साथ साथ रागात्मक आवेश की अभिव्यंजना को भी महत्व दिया गया। विद्यापति के ये गीत प्रेम की मादकता, श्रृंगारिकता एवं भावों की स्वतंत्रता के परिचायक हैं। इसमें मिथिला के दाम्पत्य प्रेम पूर्ण, अर्थात पति पत्नी का जो प्रेम है, नर नारियों का मधुर कंठ गूंजता हुआ सुनाई पड़ता है। विद्यापति के ये गीत इतनी लोक प्रचलित एवं लोकप्रिय हुए हैं कि गांव-गांव एवं नगर-नगर में नर नारी अवकाश के क्षणों में गाया करते थे। अवकाश अवकाश के क्षणों में अर्थात फ्री टाइम में, टाइम पास के लिए गीत ये गाया करते थे और उनकी धूम बंगाल तक मची हुई थी। तो किस तरह से जो इसका आरंभ हुआ और किस तरह से फिर ये देश के विभिन्न इलाकों में फैलने लगे, अर्थात इनकी धूम मचने लगी। ये एक मुहावरा है। आगे बात करते हैं, उसी समय विद्यापति के बहुत से पदों को तो बांग्ला का ऐसा रूप दे दिया गया कि उनका मैथिल रूप ही लुप्त हो गया और उन्हीं के आधार पर वो बांग्ला के कवि माने जाते रहे। परंतु बाद में जॉर्ज ग्रियर्सन की खोजों से ज्ञात हुआ कि ये बांग्ला के नहीं बल्कि मिथिला के कवि हैं। विद्यापति की इस गीति काव्य परंपरा में कबीर ने आध्यात्मिकता का पुट दिया तो सूरदास ने मधुरता का, भावों की तरलता का, अनुभूति की तीव्रता, वात्सल्य की सरसता, वियोग की विदग्धता एवं पुनीत प्रेम की गहनता का समावेश किया और तुलसी ने
और तुलसी ने उसे सेव्य सेवक भाव के साथ-साथ प्रभु के महत्व एवं भक्त के दैन्य से ओत-प्रोत कर दिया। परंतु मीरा ने इस गीति परंपरा को चरम सीमा तक पहुँचाया, क्योंकि मीरा ने इस काव्य धारा में नारी सुलभ सुकुमारता, हृदय की कोमलता, वियोग विहलता और विरहिणी की मार्मिक अनुभूति को इतना अधिक भर दिया कि उसके उपरांत आध्यात्मिक भावों से ओत-प्रोत ऐसी गीतियाँ हिंदी जगत के दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। इसके बाद भारतेंदु युग में गीति काव्य धारा का किस तरह से प्रवाह दिखाई दिया, वो जान लेते हैं। तो भारतेंदु युग में गीति काव्य धारा का प्रवाह दिखाई दिया, लेकिन यह प्रभाव भी कुछ बदला हुआ था, क्योंकि यहाँ आकर विद्यापति के लौकिक प्रेम तथा भक्तों की आध्यात्मिकता के स्थान पर देश प्रेम का स्वर अधिक मुखरित हो उठा है और उनमें सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति से उत्पन्न शोक, करुणा आदि की प्रधानता दिखाई देती है। क्योंकि भारतेंदु युग ऐसा समय था जहाँ पर लोग मोहभंग की स्थिति से, बेरोजगारी की स्थिति से, बेकारी की स्थिति से गुजर रहे थे। तो उन सब के कारण जो लोगों के हृदय में शोक, करुणा, कुंठा आदि जैसे भाव ग्रस्त हो गए थे, उन्हीं सबको रचनाओं में उकेरा जा रहा था। तो इस कारण जो है यहाँ की गीति काव्य परंपरा में बदलाव देखने को मिला। इस प्रकार यहाँ पर छोटा-सा निष्कर्ष है, इस पे बात कर लेते हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे, निष्कर्ष तौर पर गीति काव्य परंपरा का अध्ययन करने पर पता चलता है कि विद्यापति संस्कृत की जयदेव वाली गीति परंपरा में आते हैं और हिंदी की संगीतमयी कविता धारा को लोक भाषा के क्षेत्र से निकालकर साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने वाले हिंदी के प्रतिनिधि कवि के रूप में उभरते हैं। तो ये आपका उत्तर पूरा हुआ। अब जो है आप इसमें जो मुख्य-मुख्य शब्द होते हैं, उन पर आप लिखने के पश्चात अंडरलाइन कर दें, ताकि एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी चेक करे तो उसपे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एंड वो आपको मार्क्स अच्छे देता है। क्योंकि पेजेज़ भरने पे डिपेंड नहीं होता है कि मार्क्स आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं। डिपेंड करता है कि आपने एक पेज में ढंग से लिखा है, अर्थात ऐसा नहीं है कि एक लाइन में आपने 3 शब्द लिख दिए, तो ऐसे ये तो पेज भरने का तरीका हो गया। बाकी आपको पूर्ण रूप से जो है पेज को सदुपयोग करना है पेज का, और अपने उत्तर को जो है भले ही आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी है, 18 नंबर या 15 नंबर या 12 नंबर का क्वेश्चन भी है, फिर भी अगर वो 4 पेजों तक सीमित रहेगा, तो भी आपको एग्ज़ामिनर मार्क्स अच्छे देता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ। अगला जो प्रश्न है उसे डिस्कस कर लेते हैं। अगला प्रश्न है विद्यापति का नखशिख वर्णन, जो मूलतः पूछा जाता रहा है कि विद्यापति का जो काव्य है उसमें नखशिख नखशिख यानी कि पैर के नाखून से लेकर शिखा तक का जो चित्रण, यानी अंग प्रत्यंग का चित्रण पूर्ण रूप से जो किया जाता है, उसको कहते हैं नखशिख वर्णन। तो विद्यापति जी अक्सर अपनी कृतियों में नखशिख वर्णन के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, जाने जाते रहे हैं। कई लोगों ने इनके नखशिख वर्णन के चलते इनकी अवहेलना भी की है और कई साहित्यकारों ने इन्हें सही भी ठहराया है कि जो समय की माँग थी उसके अनुसार ये जो है लेखन कार्य कर रहे थे। तो इस कारण इनके नखशिख वर्णन को गलत ठहरा देना उचित नहीं है। तो नखशिख वर्णन का सबसे पहले आपको बता देना है कि नखशिख वर्णन है क्या? वो मैंने आपको बता दिया है। आपके पाठ्यक्रम में आपने पढ़ते वक़्त गौर किया होगा कि विद्यापति ने राधा रानी का भी जो है किस तरह से नखशिख वर्णन प्रस्तुत किया है। इस कारण इनकी रचना क्रम को कुछ लोग दास्य भाव का ना मानकर प्रेम भाव का मानते हैं या फिर सौंदर्यपूर्ण रचनाक्रम मानते हैं। आगे बात करते हैं कि नखशिख वर्णन में ये क्या-क्या मूल जो है शब्द जिनका प्रयोग करते हैं और किन-किन शारीरिक अंगों से किस-किस शब्द की तुलना करते हैं या किस-किस का रूपक देते हैं शारीरिक अंग-प्रत्यंग को। तो चरणों की तुलना, जो राधा रानी के चरण कमल हैं, उनको ये पल्लव राज कमल से तुलना करते हैं। गति जो है वो गजराज की समान, किस प्रकार गजगामिनी के समान मध्यम-मध्यम गति है, उससे तुलना करते हैं। चाल को बाल यानी कि जो केश हैं उसे राहु से, अर्थात किस प्रकार से जो चंद्रमुख है, मुख को चंद्रमा से तुलना करते हैं, उस पर केशों का बिखर जाना ऐसा प्रतीत होता है जैसे चंद्रमा पर राहु ने ग्रहण लगा लिया हो। इसी प्रकार जो आँखें हैं उसको हिरण से तुलना करते हैं, मृगनयनी अर्थात मृग के नयनों के समान आँखों वाली। नायिका की जो मधुर वाणी है उसको कोयल की वाणी से तुलना करते हैं। भ्रुकुटी यानी भौहें जो हैं उन्हें कामदेव के धनुष के समान बताते हैं। आगे बात करें, विद्यापति की पदावली में नायक नायिका के यौवन और विलास मुख्य विषय बनाया गया है। नायिका के बाह्य सौंदर्य के वैसंधि का वर्णन बहुत ही सूक्ष्मता से किया गया है। जहाँ तक नक्षिक वर्णन की बात है, वह अन्य कवियों की रचनाओं में भी देखने को मिलता है। विद्यापति उस परंपरा से कुछ अलग ही दिखाई देते हैं। कवि ने नायिका का नक्षिक वर्णन खूब जमकर किया है, यानी विशेष रूप से किया है।
विद्यापति रूप सौंदर्य के चितेरे हैं। इनके रूप सौंदर्य की झलक हमें वय संधि संबंध पदों में देखने को मिलती है। नायिका बचपन को छोड़ती हुई युवावस्था में प्रवेश कर रही है। उसमें शारीरिक परिवर्तन के साथ-साथ मानसिक परिवर्तन भी हो रहे हैं। ऐसे सूक्ष्म परिवर्तनों को जितनी सूक्ष्मता से विद्यापति ने देखा और जाना है, उतना किसी अन्य कवि की दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँचती है। विद्यापति ने इस सौंदर्य को बड़े ही काव्यात्मक ढंग से निहारा है। फिर मैंने यहाँ पर विद्यापति का एक जो पद है उसको रेखांकित किया है। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। अगर आपको ये याद नहीं होता है तो निश्चित तौर से आपका जब पेपर आएगा तो उसमें व्याख्या के तौर से विद्यापति का कोई न कोई पद ज़रूर दिया जाएगा जो आपके पाठ्यक्रम से संकलित होगा। तो आप उनमें से देखकर कि कौन-सा नक्षिक वर्णन से संबंध रख रहा है उसको आप एज़ इट इज़ लिख देंगे आंसर शीट में। आगे बात करते हैं। विद्यापति नायिका के रूप सौंदर्य के अद्भुत चितेरे हैं। वे राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन करने से कभी अघाते नहीं हैं। इनकी अगाध सौंदर्य दृष्टि नायिका के सौंदर्य की तलाश विविध रूपों में करती है। ये स्नान करती हुई नायिका के अपरूप सौंदर्य को रेखांकित करते हुए लिखते हैं, ऐसा अपरूप सौंदर्य से युक्त ऐसी अपरूप सौंदर्य से युक्त नायिका को देखकर किसके मन में उमंगों का संचार एवं सुखद अनुभूति नहीं होगी। विद्यापति समाज में व्याप्त किसी भी परंपरा का विरोध नहीं करते। वह शैव भक्त होते हुए भी राधा कृष्ण के माध्यम से मर्यादित स्त्री पुरुष को अपने काव्य का विषय बनाते हैं। विद्यापति के सौंदर्य को बताते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लिखते हैं कि विद्यापति सौंदर्य के दृष्टा भी जबरदस्त थे और सौंदर्य में तन्मय हो जाने की शक्ति भी उनमें अलौकिक थी। इस चीज को जो है आप कॉमास के अंदर में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में लिख देंगे और कि ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ हैं, उनके द्वारा विद्यापति के संबंध में क्या कहा गया है। तो किसी भी अन्य राइटर के चीजों को कोट करने से भी आपको अधिक अंक प्राप्त होते हैं। ये हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारी कवि? श्रृंगारी कवि या भक्त कवि होने पर तर्क-वितर्क इन पे हुए हैं। कई रचनाकारों ने अपने अलग-अलग मतों को दिया है। कोई कहता है कि ये श्रृंगारी कवि हैं क्योंकि इन्होंने राधा रानी का देवी राधा का भी चित्रण जो है एक नायिका की तरह ही किया है। अर्थात उसमें नक्षिक वर्णन दिखाई देता है, सौंदर्य चित्रण दिखाई देता है, न कि दास्य भाव दिखाई देता है। और भक्त कुछ रचनाकारों का कहना है कि ये भक्त कवि है क्योंकि इनके रचनाक्रम में दास्य भाव दिखता है। तो अब इस चीज़ को किस तरह से आपको लिखना है, आप पढ़ लीजिए एक बार। विद्यापति की मुख्य 3 रचनाओं में कीर्तिलता जो कि अभट्ट भाषा में लिखी हुई थी, कीर्ति पताका, विद्यापति पदावली जो कि मैथिली भाषा में लिखित है जिसके लिए इन्हें जाना गया और मैथिल कोकिल नाम से ये इस रचना के बाद ही प्रसिद्ध हुए। विद्यापति को सर्वाधिक प्रतिष्ठा पदावली से मिली। पदावली में राधा कृष्ण के माध्यम से नायक नायिका के अपरूप सौंदर्य और उनके श्रृंगार वर्णन की अद्भुत झांकी यथार्थ के धरातल पर प्रस्तुत की है। आगे शुक्ल जी ने विद्यापति के पदावली में नायक नायिका के श्रृंगार वर्णन के संबंध में लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद जो कि जयदेव कृत है के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को बताया है। ये आपको रेखांकित करना रहेगा। आगे पढ़ते हैं। अर्थात विद्यापति श्रृंगार कवि हैं न कि भक्त कवि। अगर उन्हें कोई भक्त कवि की संज्ञा दी जाती है तो वह आध्यात्मिक रंग के चश्मे से देखते हैं क्योंकि पदावली में अलौकिक जगत के राधा कृष्ण को आधार बनाकर लौकिक जगत में व्याप्त यहाँ के नायक नायिकाओं के प्रेम संबंध और उनके वय संधि का वर्णन किया गया है। इस कारण से ऐसा तर्क देते हुए जो हिंदी साहित्य के पुरोधा रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उन्होंने विद्यापति को श्रृंगार कवि माना है। इसीलिए आलोचकों के बीच विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारी कवि, यह बहस का मुद्दा है। पदावली में राधा कृष्ण के माध्यम से नायक नायिका के वय संधि नक्षिक संज्ञ स्नाता का जितनी सूक्ष्मता से गहराई में जाकर नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है, उससे इन्हें भक्त कवि कम श्रृंगारी कवि ज्यादा कहा जाना चाहिए। एक श्रृंगारी कवि होने के कारण विद्यापति के काव्य में नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है, उससे इन्हें भक्त कवि कम श्रृंगारी कवि ज्यादा कहना चाहिए। एक श्रृंगारी कवि होने के कारण विद्यापति के काव्य में नायिका के रूप सौंदर्य का अद्भुत चित्रण देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य के अन्य विद्वेता डॉक्टर उमेश मिश्र जी ने इनके बारे में क्या कहा है वो भी आप देख लेते हैं। अगर आपको याद हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसे रट लीजिए क्योंकि इससे ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में एज एज इट इज़ चीज़ें कोट करने से।
तो उन्हें लिखा है, मिथिला में विद्यापति को कोई वैष्णव कवि नहीं कहता और ना ही भक्त कवि कहता है। सभी इन्हें श्रृंगारी कवि कहते हैं। यानी यहाँ से भी ये बात सिद्ध हो गई कि ये भक्त कवि ना होकर श्रृंगारी कवि हैं। अन्य जो हिंदी साहित्य के विद्वान हैं, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी अलग हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी अलग हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। इन्होंने विद्यापति के बारे में लिखा है, विद्यापति ने हिंदी में जनभाषा में श्रृंगारिक रस के क्षेत्र के लिए मर्यादा बांधकर चाहे कृष्ण भक्त कवियों का उतना उपकार न किया हो, पर श्रृंगार कवियों के लिए वे बड़े उपकार कर गए हैं। अब विद्यापति श्रृंगार कवि हैं या भक्त कवि, ये बात तो विवादास्पद है। बस इस संबंध में इतना ही कहना है कि विद्यापति का कृष्ण काव्य सूरदास एवं अन्य कृष्ण भक्त कवियों का सा नहीं है। यदि भक्ति काव्य माना भी जा सकता है, तो वैसा ही जैसा बिहारी और पद्माकर का था। अर्थात भक्ति कवि का स्थान दिया भी जाए या इनके काव्य को, कृतियों को भक्ति काव्य माना भी जाए, तो वो दास भाव तो वो सूरदास, तुलसीदास की तुलना नहीं कर पा रही हैं। अर्थात वक़्त कभी माना भी जाएगा तो बिहारी और पद्माकर के स्थान पर इन्हें रखा जाएगा। अगले जो हिंदी साहित्य के विद्वता हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनके बारे में लिखा है कि विद्यापति ने राधा कृष्ण का जो चित्र खींचा है, उसमें वासना का रंग बहुत ही प्रचंड है। यानी बहुत ही प्रखंडता से, बहुत ही समग्रता के साथ वासना उसमें दिखाई देती है। आराध्य देव के प्रति भक्त का जो पवित्र विचार होना चाहिए, वह उनमें लेश मात्र भी नहीं है। अर्थात भगवान के प्रति जो भक्त भाव दिखता है वक़्त में, वो इनमें कतई नहीं है। तो इस कारण ये श्रृंगार कवि हैं। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी लिखते हैं, विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं। इनके राधा कृष्ण के प्रेम संबंधी पदों में सर्वत्र भौतिक एवं वासना में प्रेम की ही प्रधानता है। इनके वैसंधि नक्षिक, सध्य स्नाता, प्रेम प्रसंग, दूती, नोक-झोंक, सखी शिक्षा, मिलन, सखी संभाषण, कौतुकाभिसार छिलना, मान मानभंग, विदिग्ध विलास, वसंत विरह, भावोल्लास आदि से संबंधित समस्त पदों में भौतिक प्रेम एवं काम वासना का ही प्राधान्य है। कहीं भी जीवात्मा और परमात्मा के मिलन एवं विरह की ओर ध्यान नहीं जाता और ना ही कहीं तनिक भी भक्ति भावना की ही सुगमता दिखाई देती है। भक्ति भावना की ही सुगंध दिखाई देती है। तो इस तरह से आप जो है पूरा उत्तर लिख कर आइए, आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी रह रही है, क्योंकि मैंने समग्रता में चीज़ों को समेटने का प्रयास किया है। बाकी अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर पाएँगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियोज़ को शेयर करें, क्योंकि आई थिंक उनकी भी ये वीडियोज़ काफ़ी हेल्प करेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।